उत्तराखंड पीसीएस के 2 पेपर आने वाले हैं। लोअर पीसीएस का पेपर होने वाला है मई में और अपर पीसीएस का शेड्यूल है जुलाई में। और क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो ये माना जा सकता है कि इन दोनों में वैकेंसीज़ भी एक्चुअली अच्छी आनी चाहिए और हो सकता है कि ये पेपर टाइम टू टाइम करा दिए जाएँ, जिनके मेंस भी इसी साल कंडक्ट कराने का प्लान तो है। इसकी तैयारी के लिए आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ करके सॉल्व किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और हम इस चैनल पे उत्तराखंड पीसीएस के साथ-साथ सारे पीसीएस की तैयारी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक पाई चार्ट है। अप्रॉक्सिमेटली 150 क्वेश्चंस में से वन थर्ड क्वेश्चंस उत्तराखंड स्पेसिफिक आते हैं उत्तराखंड के अपर पीसीएस के पेपर में। और लोअर पीसीएस में क्योंकि 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके रीजनिंग के और 100 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के। उसमें से भी अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 35 क्वेश्चंस जो होते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक होते हैं। उसमें पर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अपर पीसीएस की बात करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 54 क्वेश्चंस लास्ट ईयर उत्तराखंड स्पेसिफिक से थे और वन थर्ड पेपर अप्रॉक्सिमेटली इतना था। बाकी जो सबसे सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के 21 से 30 क्वेश्चंस के बीच में थे क्योंकि ये ओवरलैपिंग होते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक और ये इसलिए इसका इतना नंबर है। ये और भी ज़्यादा है ये नंबर। हिस्ट्री मॉडर्न मिलीवल क्योंकि पिछले साल हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे एंशिएंट के भी। 2024 में जब ये पेपर हुआ था तब इतने क्वेश्चंस इसके नहीं आए थे, बट इस साल ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें कंप्यूटर के साथ-साथ कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी ये सब पैटर्न आप देख सकते हैं कितने-कितने क्वेश्चंस किससे पूछे गए हैं। हम इसका थोड़ा-सा डिटेल एनालिसिस देखना चाहेंगे। लोअर पीसीएस में 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रीजनिंग के सिंपल होते हैं, मैथमेटिक्स के भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं उसमें। बाकी हम उत्तराखंड स्पेसिफिक के अगर टॉपिक वाइज देखेंगे, हिस्ट्री और कल्चर काफ़ी हैवी डोमिनेटेड रहता है इसमें और उसमें काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस भी कुछ-कुछ पूछे जाते हैं। जैसे कि विचारी, चराल, मिलिट्री कैंपेन्स, कब मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं कि भाई कौन से इवेंट्स में मॉडर्न हिस्ट्री का उत्तराखंड का क्या स्कोप था, क्या वहाँ पे किया गया था और खटीमा इंसिडेंट, गढ़वाल इंसिडेंट, उत्तराखंड में कहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उनका नेशनल इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं उत्तराखंड की रिवर्स के ऊपर। तो ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं, वो एक इंडेक्स और एक जो अलग टॉपिक्स हैं उनको हटा दें अगर, तो काफ़ी हद तक सिंपलर ही होते हैं। जो एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे इसकी देखा जाएगा कि स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा पूछे जाती हैं वो टॉपिक्स। अलग-अलग टॉपिक्स हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स के इंडेक्सेस हो गए। उसके साथ-साथ में आगे अगर हम देखेंगे तो सेंसस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक दोनों की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन, लिटरेसी, इनसे हर साल क्वेश्चंस देखे गए हैं। सेकंड नंबर पे करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्लस उत्तराखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके हर साल कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस वही होते हैं जो बड़े न्यूज़ में रहे होते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है। बट इसी चैनल पे आपको इंग्लिश कंटेंट मिलेगा, उसका स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का और उत्तराखंड स्पेसिफिक का भी, जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स जिससे भी पूछे जाते हैं वो। उत्तराखंड के अलावा नेशनल है, इंटरनेशनल हिस्ट्री भी पूछी जाती है, नेशनल हिस्ट्री सॉरी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से पूछे जाते हैं। बट यहाँ वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादातर वॉर्स पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये भी कल्चरल स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से, जैसे दीवाने आम, आमिर, कोही, कौन सा डिपार्टमेंट था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से, उसके साथ-साथ कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था उससे क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ-कुछ तो होते हैं जनरल साइंस से स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस जो मैंने 5 बताए थे, वो 5-6 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। वो काफ़ी स्कोरिंग और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। उसके साथ-साथ ही करंट अफेयर से भी ओवरलैप करता करता है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादातर स्पेसिफाइड होते हैं
बायोलॉजी पे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जैसे कि अलग अलग पीसीएसएस में पूछे जाते हैं उतने ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस उत्तराखंड में नहीं देखे गए हैं अभी तक। बाकी करंट अफेयर से ओवरलैपिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ये भी आपको करंट अफेयर्स में कवर करके मिल ही जाएंगे। बाकी नेशनल ज्योग्राफी से भी जितने क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर फिजियोग्राफी और कुछ कुछ टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं उससे, जैसे कि कोपन क्लासिफिकेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये एक एग्जांपल है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रिसोर्सेज कौन से कहाँ पे हैं इंडिया में, ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इसके टॉपिक्स में। और मेजर पोर्ट्स, मेजर इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड, स्पेशली अगर कोई उत्तराखंड में सिचुएटेड है तो वो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मानता हूँ मैं इसमें, उत्तराखंड स्पेसिफिक भी, और नेशनल जो जो होती हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चंस नॉर्मल, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप लक्ष्मीकांत से करते हैं अगर कवर तो वैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहें ये कवर करना कोई और अरिहंत या लूसेंट से तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल से क्वेश्चंस आते हैं। और हर साल इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्वेश्चन जरूर देखे गए हैं, ये थीम है इसकी कई सालों से। इसके साथ साथ तो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे नीति आयोग और अलग अलग स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, उनसे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं इसमें काफ़ी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के इसमें ऑलरेडी ऑल्दो लिखे हुए हैं 10 क्वेश्चंस, इसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक और नेशनल दोनों इंक्लूडेड हैं, जिसमें पार्क्स जितने भी हैं, बायोस्फीयर्स, सैंक्चुअरीज जो उत्तराखंड में हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन, पिछले साल एक क्वेश्चन था कि कौन सा पार्क उत्तराखंड में किस ईयर में बना है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसको और समझ पाएंगे। बाकी कुछ बेसिक कंसेप्ट एनवायरमेंट के, जैसे कि इन्वायरमेंट टर्म किसने कॉइन करी थी, या फिर ओजोन लेयर का, या बायोटिक इंटरैक्शंस जैसे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, इनके ऊपर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सिर्फ कोर क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जैसे कि फेमा वर्सेस फेरा रेगुलेशंस, आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इसके साथ साथ क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है स्कीम्स को भी, तो मनरेगा कि जैसी स्कीम्स जो हैं इनको भी अलग से स्पेसिफाई करके पढ़ना पड़ता है। फिर इसमें जो ये दो टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग और इसमें हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये कहीं से भी इग्नोर नहीं किए जा सकते वाले टॉपिक्स। तो ये है कि उत्तराखंड में और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी होते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें। ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स कैसे आते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड में सिचुएटेड है, उसकी क्या मीटिंग हुई है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते, बट ये क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैं पहले भी बताया, सेंसस और फॉरेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो इसमें हर साल बहुत हेविली थीम्ड होती हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि सेंसस को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, उसके लिए मैं आपको न्यूमोनिक्स के थ्रू हेल्प करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद हमें देखने को चाहिए कि ये है 2025 का उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, पिछले साल का अपर पीसीएस का। अब हम इसके क्वेश्चंस को थीम्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और हम इन्हें सॉल्व भी करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स chronologically with respect to enactment of the right to service act। अब ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा कहीं पे भी पढ़ने का नहीं होता। इसका आंसर है डी। पर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो बंदा, इसका आंसर है सॉरी ए, इसका आंसर है ए। अगर आप नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने का नहीं होता। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। बी, पंचामृत टारगेट्स अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ग्लासगो आर रिलेटेड टू विथ। ये करंट अफेयर्स का सिंपल क्वेश्चन है। हम इसे स्पीडी करंट अफेयर्स से या फिर कहीं और करंट अफेयर्स से अगर आप दृष्टि विष्टि का भी देखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है, या फिर विजन का अगर आप पढ़ते हैं 365, उससे भी ये क्वेश्चन कवर हो सकता है। फिर है नॉर्मल क्वेश्चन है ये वाला, थर्ड वाला, पॉलिटी का सिंपल, आर्टिकल 66 के ऊपर पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, तो कौन उस पर वोट करता है, तो ये सिंपल डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। आप इसको सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। Number 4, as of April 2025, India is not a party to which of the following international conventions/commissions। अब ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में था,
तो इस वजह से ये पूछा गया। इसका आंसर है सी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन का इंडिया ने रिसेंटली एग्जिट करा है इससे। फिर ये रहा फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको मैं अभी कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहा 401st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका आंसर है डी, नेशनल वाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। तो आप ये लिख के ले सकते हो कि हाँ, अगले इस साल भी होंगे ही इसमें ज़रूर क्वेश्चन अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट्स तो सारे ही पढ़ लेने हैं। फिर है आसियान समिट, 21st आसियान इंडिया समिट कहाँ पे हुई थी? तो कोई भी मेजर समिट जहाँ पे भी हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं या फिर कोई मेजर समिट होती है, तो उसके किसने पार्टिसिपेट किया और कहाँ पे हुई और किस मंथ में हुई, ये भी पढ़ना जरूरी है। तो इसका आंसर है सी, लाओस। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)? तो ये भी बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो ये एलिमिनेशन से भी किया जा सकता था, बट ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 और 16 में आता है, तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं होता है। आंसर है ओनली वन ए। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड बाय विच कमीशन? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी, ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। अब ये भी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो किसी भी चीज़ में हेड नहीं करते हैं इसको, तो एलिमिनेट करके हम सीधा इसको कर सकते हैं कि आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10th, which of the following central ministries are responsible for the implementation of protection of civil rights, civil rights rules 1977, सॉरी। इसका आंसर है सी, 1, 2 एंड 4। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा है तो ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सिविल राइट्स के लिए माइनॉरिटीज का दिमाग में आता तो जरूर है, पर ये अगर ये स्किप भी किया जा सकता था वाला क्वेश्चन। आर्टिकल 32 के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑल दो सिंपल लगता है पर है नहीं, क्योंकि इसमें केस के बारे में स्पेसिफिक पूछ लिया है। आंसर है इसका बी, एम एल सचदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर ये था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस के ऊपर। ये काफी गूगली क्वेश्चन है अगेन। तो टोटल पेपर में 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं कि कोई आंसर उसका शायद ना कर पाए। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आप कर सकते हो इसका आंसर, पर आप इनको स्किप कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को। Question number 12, which of the following is incorrect about India's disarmament policy in recent decades? अब इसके बारे में क्वेश्चंस ये जो होते हैं, कुछ कुछ जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं हमारी, जैसे कि ईस्ट इंडिया पॉलिसी, जो अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, डिसआर्मामेंट पॉलिसी, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये सब न्यूज़ में भी रहती हैं और इसके साथ साथ हमें पढ़ने की भी ज़रूरत है इनको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसका आंसर है भी, इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन इन द सीडी ऑफ एफएमसीडी। सीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट। तो उसका पार्ट इंडिया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि राइट टू एजुकेशन के ऊपर था। अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए ड्रॉप किया गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे वेग क्वेश्चन बना दिया गया था, इसमें आंसर कोई था ही नहीं। बट फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है तो सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे ही। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। अब ये वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाया जा सकता है, क्योंकि नीति आयोग देखिए तब बनाया गया था, अगर आपको डेट नहीं भी पता है, कि 2014 में ही नई गवर्नमेंट आई थी, जो एनडीए गवर्नमेंट है करेंटली, तो उन्होंने ही बनाई है। तो 1 जनवरी को तो आई नहीं थी, उसके बाद में बनी थी। तो वो कैसे पहली थी पहले जनवरी को कर सकते? तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, और ये शायद किसी को पता हो। बस ये सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नो, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ, नॉट द प्रेसिडेंट। तो आंसर हो गया इसका सी, ऑप्शन 2 ओनली, इट वाज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। Question number 15. The size of council of ministers was fixed up to 15% of the total Lok Sabha members by which of the following constitutional amendments? देखिए constitutional amendment का फिर से आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ए, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को और कैसे वर्क को किया जा सकता है। इसको पढ़ के देखते हैं। कि consider following statement about mobile courts in Uttarakhand and choose the correct answer from the following.
Number one, under Mobile E-Code project, mobile vans having facilities of courtrooms, computer printers, and internet connectivity will visit villages. Number two, the idea is to deliver justice at the doorsteps of public living, particularly in remote areas. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को गलत निकालना ही बहुत कड़वी वो हो जाएगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर सी है बोथ। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 17th, who among the following can be invited to give his opinion to the parliament? ये सिंपल बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसका अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल को ये पावर होती है, आंसर है बी। 18th question, which of the following is correct about the ASEAN in accounting for India's global trade इन 2023-24? अब ये भी एक गूगली क्वेश्चन है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स एग्जैक्ट परसेंटेज पता होना काफ़ी एक बड़ा फैक्ट हो जाता है, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता है। इसका आंसर है बी। ऑल्दो ये करंट अफेयर्स में काफ़ी हेविली मेंशन था, क्योंकि आसियान इंडिया के ऊपर समिट भी हुई थी, हर साल जो होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो ये शायद अगर आपने पढ़ा हो कहीं न्यूज़पेपर में या उसमें, तो आप शायद कर सकते थे। 19th question, who among the following performed the roles of speaker and pro tem speaker of the state assembly more than once in Uttarakhand? अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उत्तराखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चन अब सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, थोड़े से इन डेप्थ भी हो गए हैं। पहले पूछा जाता था कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर, अभी भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको या फिर पूरा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर है ए, हरबंस कपूर। इसका मतलब क्योंकि उत्तराखंड में ना तो ज़्यादा सीएम ना ज़्यादा स्पीकर्स रहे हैं, तो आप इनकी लिस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस ही है, मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिटी का कोर्स इस पे ज़रूर करके दूंगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में, और हिंदी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे इसमें। नंबर 20, वेयर वाज फर्स्ट एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2006? तो उत्तराखंड का फर्स्ट जितना भी है कि फर्स्ट कोई कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे, या फर्स्ट यहाँ का कोई कुछ रहा हो, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर है सी, देहरादून। और एक गेस भी लगाया जा सकता है, क्योंकि देहरादून सबसे मेजर सिटी है, उत्तराखंड की कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following records is not maintained by the panchayats in Uttarakhand? तो पंचायत जो होती हैं उत्तराखंड की, ये उसका आंसर है हेल्थ रजिस्टर्स को मेंटेन नहीं करती हैं। हेल्थ रजिस्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये बेसिक पॉलिटी का ही क्वेश्चन कहूँगा, ये सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो मेजर पॉलिटीज की जो पंचायत का है, ये पॉलिटी का और उसका पार्ट है ये। आप उसमें देख सकते हैं इसको लक्ष्मीकांत में। आर्टिकल क्वेश्चन 22, अब ये आ गया फर्स्ट के ऊपर, चार फर्स्ट पूछ रखे हैं और चारों के नाम, और पूछ रखा है कि विच पेयर इज करेक्टली मैच। तो ये सब क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं उत्तराखंड के, तो ये तो आपको पढ़ने ही हैं। तो फर्स्ट चेयर फाइनेंस कमीशन के चेयर कौन है? एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर, और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया ऑफ उत्तराखंड। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, in which of the following year were the Jaunsari, Tharu, Bhotia, Baksa and Raji tribe declared scheduled tribes in Uttarakhand? इसका आंसर है 1967। ये काफ़ी सिंपल, इसका ज्योग्राफी का पार्ट है, ये ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों का ही पार्ट है ये। तो ये हर साल इसके ऊपर ट्राइब्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Question 24. As per IMF's World Economic Outlook April 2025, India's nominal GDP in 2025 will be, डॉलर में पूछ रखा है कितने ट्रिलियन। इसका आंसर है 4.187। जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं इकोनॉमिक आउटलुक्स आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, हमारे खुद के जो सेंसस वो सॉरी बजट का या फिर इकोनॉमिक सर्वे का, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस, कोई ना कोई प्रोजेक्शन हर साल इसमें पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा करंट अफेयर्स से। 25th क्वेश्चन, ये पे फेमा और फेरा के ऊपर है, फाइनेंशियल एक्ट जो होती है एक्सचेंज, उसका मैनेजमेंट एक्ट और रेगुलेशन एक्ट के ऊपर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी और एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई है उसकी, बट इसका आंसर जो है वो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा सी है इसका आंसर, कि सेकंड स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि एक्सटर्नल मेनली फॉर एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी के लिए नहीं होता है फेरा, ये रेगुलेशन के लिए होता है। Question number 26. Consider the following statements with reference to Uttarakhand and the correct answer. The executive of Uttarakhand includes governor as the head of the state.
इट ऑल्सो इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर, हिज और काउंसिल। अभी उत्तराखंड स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो सब में सेम ही होता है, तो ये इसका आंसर है बी, दोनों सही हैं इसमें क्वेश्चंस। फिर 27th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, अब मैं कह रहा हूँ ना, इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं उत्तराखंड में, कि कौन सी कमीशन कब बनी थी, कौन सी कमीशन का क्या काम है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी कहूंगा मैं, क्योंकि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो है ये, इन्होंने कह रखा है कि यही इसका मेन वो था। पर चलिए, इसका आंसर उन्होंने सी दिया है, बोथ वन ऑफ देम, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो इसका आंसर है बी, तो मेजर कोई भी सबमिट्स याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इन विच स्टेट्स हैव द हाईएस्ट एसडीजी स्कोर। तो ये भी क्वेश्चन क्योंकि उत्तराखंड स्पेसिफिक है, उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर है बी, 1 and 2 केरला। और ये तो आपको रिपोर्ट्स जितनी भी होती हैं, मेजर रिपोर्ट्स इंडिया में जो आती हैं, वो सब पूछी ही जाती हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 30, which what is the correct descending order of the share of the following of India following of the following components in Indian foreign exchange reserve in March 2025, starting from the largest to smallest। ये वाला क्वेश्चन एक बेसिकली इकोनॉमिक्स का है, और ये इकोनॉमिक्स में भी मिल सकता है या फिर आप करंट अफेयर से भी कह सकते हैं इसको। इसका आंसर है 2143, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, उससे कम गोल्ड रिजर्व्स, उससे कम हमारे पास होती हैं एसडीआर। एसडीआर बेसिकली होता है कि हमारी जितनी भी करेंसी है उसका एक स्टैट्यूटरी रिजर्व टाइप का बना दिया जाता है वहाँ पे, एक तरीके से आईएमएफ की करेंसी कहा जाता है इसको। तो ये एसडीआर, और थर्ड नंबर पे है रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ, तो उसे रिजर्व ट्रांचेस भी कहते हैं, वो थर्ड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैड यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अब ऑल्दो ये क्वेश्चन काफी गूगली है, बट ये जो लाइन है ना, एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इससे गेस तो कोई कर सकता है कि दादा भाई नरोजी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे, इनमें से ये दो ऑथर्स, इन्होंने हेविली फोकस किया था कि कैसे दोनों के जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे फोकस किया जाए। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी हिस्टोरियंस जो राइटर्स हैं, उनसे इसमें एक काफ़ी थीम देखी गई है, पूछा जाता है, तो आप जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 32, which state has topped the ranking in the fiscal health index of 2025 of नीति आयोग for the financial year? करंट अफेयर्स, ओडिशा इसका आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तर उड़ीसा का यार। अरेंज द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले कौन सी बनाई गई थी और बाद में कौन सी। अब ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इसके लिए आपको सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। पर अगर मैंने दोबारा आपको बताया कि दो तीन जो थीम्स हैं स्कीम्स की, सबसे पहले होगा सोशल वेलफेयर, जैसे कि मनरेगा, कोई भी पिछड़े वर्ग के लिए जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो मेजर स्कीम्स हैं, हिस्ट्री, ये वाली स्कीम्स की हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हर सारे पीसीएस में काफ़ी ज़्यादा थीम में रहते हैं, तो इन सबको तो आपको एक बार देख ही लेना चाहिए, सारी जितनी भी स्कीम्स हैं। बहरहाल इसका आंसर है 1, 4, 3 और फिर 2। तो सबसे पहले बनाई गई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर सेकंड था ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, थर्ड था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, और सबसे लेटेस्ट बनाया गया था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is not an indicator for the dimension of standard of living in India's national multi-dimensional poverty index? अब इसमें years of schooling नहीं आता है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर अगर आप कोई बुक से पढ़ेंगे, बेसिक बुक से, तो इनमें इस मॉडर्न चैप्टर्स में जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, उनके थीम्स और उनके डायमेंशंस और उनके इंडिकेटर्स को दिखाया जाता है, उनको आपको एक बार नज़र में डालना ही डालना पड़ेगा। उनके साथ साथ रैंकिंग भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 35, कि सीओपीस कौन कौन सी हैं, ये मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कौन कौन से सेशन कहाँ कहाँ पे हुए हैं, उनका मैच द फॉलोइंग था, और ये यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस क्या था। इसका आंसर है डी,
तो ये आपको याद होनी चाहिए, 1-2 साल की भी अगर आपको याद हो तो आप एलिमिनेशन से इसको कर सकते थे। तो जो टॉप नंबर 30 हुई है, वो हुई है बेलेम में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। इसके साथ-साथ 2 तो ऑप्शंस ही एलिमिनेट हो गए, एक तो ये वाला एलिमिनेट हो गया और एक ये वाला एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन-सा, ये और फिर ये। इसका आंसर है डी। 1 सबसे पहली जो हुई थी वो हुई थी शर्म अल शेख में, 28 जो हुई थी वो हुई थी दुबई में, 29th जो हुई थी बाकू में और 30th जो हुई थी बेलेम में हुई थी। Which of the following statements is slash are correct about the global environment facility? अब इसका क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये काफी ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं ये वाला। इसमें यूएन इसके वर्ल्ड बैंक के ऊपर जितने भी होती है, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की ही होती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। पायलट इसका 99 में सेट हुआ था, और यूएनईपी, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक इसके इनिशियल पार्टनर्स थे, और इंडिया डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है। अगेन ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, पर ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि यूएनडीपी और यूएनईपी भी लिख रखे हैं इसमें, बट इसका आंसर डी है। As per Uttarakhand budget 2025-26, the amount allocated for चार धाम रोड नेटवर्क, ये बजट का क्वेश्चन है। ये बजट का क्वेश्चन डायरेक्टली है, और ये हर साल इसमें से कोई ना कोई जो मेजर स्कीम्स आती हैं बजट की, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी चीज में कितना एलोकेशन हुआ है ये भी पूछा जाता है, तो ये पढ़ना जरूरी है। इसका आंसर है बी, ₹10 करोड़ इसके लिए एलोकेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उत्तराखंड सेंसस। अभी आ गया सेंसस का क्वेश्चन। ये सेंसस का क्वेश्चन डायरेक्टली किया जा सकता है अगर आपने सेंसस पढ़ी है, और आपको सेंसस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ना लगाने के लिए, पर फिर भी आपको पूछ लिया कि थर्ड नंबर पे है, तो आपको याद तो होना ही चाहिए ना। इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट, तो ये नहीं बात है। नैनीताल जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, इसलिए ये गलत, सॉरी फोर्थ नंबर पे आती है। सबसे जो बड़ी पॉपुलेशन है वो है देहरादून की, फिर या फिर सॉरी हरिद्वार की और देहरादून की, इन दोनों की है। फिर थर्ड नंबर पे आती है उधम सिंह नगर, फोर्थ पे आती है नैनीताल। Question number 39. According to Uttarakhand Economic Survey 24-25, what was the projected growth rate of gross state domestic product? Again ये economic survey और budget का question है, इसको आपको projections को याद रखना है। आंसर है 6.61%। 40th, in Uttarakhand where is the Hindustan Machine Tools situated? HMT की फैक्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका आंसर है रानीबाग। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक का, कि भाई कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे सिचुएटेड है उत्तराखंड में। अगर वो उत्तराखंड में है तो आपको जरूर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41, द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड अंडर विच नेम? इसका आंसर है डी, हिमाद्री ब्रांड। Question number 42. What is the total score obtained by Uttarakhand in the sixth Food Security Index? क्योंकि उत्तराखंड ने काफी अच्छा स्कोर किया था इसमें, तो ये उत्तराखंड स्पेसिफिक के हर करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड किया गया था। तो इसका आंसर है 38.75%, सॉरी नॉट परसेंट, 38.75 इसका स्कोर रहा है। 43, व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स? अगेन ये भी काफी न्यूज में था, 79 स्कोर है, क्योंकि उत्तराखंड ने टॉप में आया था अपनी कैटेगरी में, तो इसका स्कोर जो था वो याद रखने वाला ही था। अब ये वाला आ गए 5 कंप्यूटर के क्वेश्चंस। अब इनमें से दो तो क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, दो क्वेश्चन तीन तो एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो इसका 44th क्वेश्चन है, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एन एंड गेट? इसका आंसर है बी, ए डॉट बी, और ये यहाँ पे वो हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप तुक्के से कर सकते हो तो कर सकते हो, या फिर आपको कंप्यूटर्स का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड गेट और गेट जितने भी होते हैं, और उसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है, अगर आप इसको तुक्का लगा सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आप थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आप नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इनमें से दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, बाकी तीन क्वेश्चन तो सिंपल हैं। जैसे कि 45th क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये स्पीड ऑफ कंप्यूटर किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज में मेजर की जाती है। तो ये जो था ना, ये पीवाईक्यू जो था ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था ये रिपीटेड था। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप दोबारा उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही कर सकते थे। 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ये भी सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज किया जाता है। अब इसमें आ गया कि भाई PaaS का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का फुल फॉर्म है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट माना जा सकती है, बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इनफाइनाइट। अगर नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को।
49th क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान was focused on inclusive growth? अब ये 5 ईयर प्लान जो है ना, ये बहुत ज्यादा हर पीसीएस में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये जो है इनमें क्या पूछा जाता है कि थीम क्या थी उसकी, उसका टारगेट नहीं पूछे जाते कभी भी। उसमें यही पूछा जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ कब था, सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी कब पूछी गई थी, ईयर कौन सा था। तो आप उनमें ये फोकस ज़्यादा कीजिएगा कि कौन से प्लान में थीम क्या थी, क्या उसका टारगेट था, ये सब जो है बहुत डेप्थ में पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है। 49 का आंसर है डी, 11th प्लान। अब ये फिर से ऑर्गेनाइजेशंस का, वेयर इज द हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड? इसका आंसर है बी, गोपेश्वर। अब ये थोड़े साइंस के क्वेश्चंस हैं। अब इनको देखिएगा, इनको कैसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता था। 51st क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड द सावर टेस्ट इज ड्यू टू? अब ये सावर टेस्ट पूछा है। देखो मिल्क में दोनों ही होते हैं, अब कोई कोई कहीं कंफ्यूजन हो जाए, वैसे तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड तो होता ही नहीं है, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड जो सी विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं उन सब में होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, तो ये तो है ही नहीं, तो लैक्टिक एसिड ही है जो मिल्क में होता है, उसी वजह से उसका टेस्ट होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब ये जो है ना न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, ये एनर्जी का पार्ट है, साइंस या टेक्नोलॉजी का। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फ्यूल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो उनके स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब एग्जाम के लिए। मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर फ्यूल, तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको यूज किया जाता है D2O को। इसका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 53, मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस ड्यू टू? अब इसका आंसर भी सिंपल है, एसिड रेन, क्योंकि ये काफी न्यूज में भी रहते हैं, और ये आप पढ़ सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पार्ट है। 54th question, the thickness of ozone layer from the base to top of the atmosphere is measured in? तो इसका यूनिट है डॉप्सन यूनिट। यूनिट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कौन सी चीज किस यूनिट में मेजर की जाती है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जाता है, और ये उत्तराखंड में भी इसकी ये थीम देखी गई है। Question 55, the rate at which solar energy is stored in green plants to be used as food is called, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दोनों का ही क्वेश्चन आप ऐसे मान सकते हो। 56th क्वेश्चन है, ये तो भाई जो हारमोनी जो जी उनकी होती हैं, इंटरेक्शन, और उन सब से उसका है कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, ये तीनों तो उसके वही होते हैं इंटरेक्शन स्पीशीज के। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड इज कॉल्ड। तो कमेंसलिज्म में एक को कोई हार्म नहीं होता और एक पॉजिटिवली हार्म्ड होता है, पॉजिटिवली इसको वो होता है, तो प्लस और जीरो, तो ये होता है कमेंसलिज्म। एक में पॉजिटिव और उसमें होता है तो वो उसे कहते हैं अमेंसलिज्म, इसका ऑपोजिट। 57th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये फिर से आ गए बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन, इसमें काफी देखे गए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि नंदा बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड का ही है। इसके बारे में आपको इन डेप्थ भी पता होना चाहिए, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ये कौन सी साइट में इंक्लूडेड होता है, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज होती हैं, ये कौन से हिल्स में आता है, ये आपको सब पता होना चाहिए, और इसमें कौन सी ट्राइब्स भी रहती हैं आसपास में, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इंक्लूड्स स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड ब्लू शीप। क्वेश्चन नंबर 58 आ गया फिर एनवायरनमेंट का, जिसमें बायोमैग्निफिकेशन, स्ट्रेटोस्फीयर, लैंडफिल्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको मैच द फॉलोइंग है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है, इसका आंसर है ए। बायोमैग्निफिकेशन होता है कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, जो मतलब अ, 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 ये अगर आपको एक पॉन्ड में देखने को मिलता है, एक मछली खा लेती है, उसके साथ साथ में उसकी वजह से अगर दूसरी मछली भी उसको खाएगी तो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उस चीज़ का, तो ये कंसंट्रेशन उसका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, वो पार्टिकुलेट मैटर को अगर डिस्ट्रॉय करना है, आप खत्म करना है एनवायरनमेंट में से, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। नंबर 3 है लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स तो सॉलिड वेस्ट के लिए ही होता है। अगर आपको लैंडफिल्स ही पता था ना, तो भी आप ये क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते थे, क्योंकि सॉलिड वेस्ट के लिए तो एलिमिनेशन के लिए लैंडफिल्स होते ही हैं, तो सबको ही पता है। तो ये एलिमिनेशन के थ्रू किया जा सकता था क्वेश्चन। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है सिंथेसिस ऑफ ओजोन, ये भी काफी सिंपल है, ये इसके थ्रू भी आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 59, लाइट के ऊपर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, इसका आंसर है बी, ए सॉरी, A1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर, ये ट्रू है।
और 2 गलत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन वाटर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो जो लाइट होती है ना, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे, उसकी स्पीड हाई कहाँ पे, उसकी स्पीड लो, वो कैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और मिरर्स और लेंसेज कैसे वर्क करते हैं लाइट में, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज वॉल्यूम k माइनस वन, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशन k माइनस वन। इसका आंसर है ए, बोथ आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है वैसे, बट एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये ग्रोथ के ऊपर होता है कि लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन कितनी स्पीशीज कितने ऑफस्प्रिंग पैदा कर रही हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स में है, क्योंकि जो फर्टिलाइजिंग और जो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। तो प्यूमल जो है वो रूट टिप नहीं होती, ये रॉन्ग है। अब वो किसने क्या चीज़ इन्वेंट करी है, किसने डिस्कवरी करी है, ये भी आ जाता है। तो 62nd क्वेश्चन का है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबको ही पता होता है। क्वेश्चन नंबर 63, अब ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसका आंसर है ए, सबसे होता है क्लास सबसे बड़ी, फिर उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, उससे जरा फिर वो स्पीशीज, और फिर जीनस, फिर आती है स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज। 64th क्वेश्चन कि वक्फ अमेंडमेंट में, अब ये थोड़ा करंट अफेयर्स पे आ गया कि ये क्या चीज़ है इसमें क्या नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है, बट स्टेटमेंट बेस्ड कि एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये इसका मेन टारगेट है। 65th क्वेश्चन, which program has approved was approved by the Union Cabinet in April 2025 to develop border villages, vibrant villages program को करा गया था। तो स्कीम्स सारी की सारी जितने भी हैं, और उसमें मेजर मेजर स्कीम्स जो होती हैं वो आपको एक ऊपर ऊपर से पढ़ लेनी है कि कौन सी स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री से है। और जो पॉवर्टी एलिविएशन से या फिर सोशल कुछ कुछ जैसे कि पीडीएस स्कीम्स हैं या फिर इस टाइप की जो भी स्कीम्स हैं, इनको आपको थोड़ा इन डेप्थ में भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ये आ गई पोषण पखवाड़ा स्कीम जो है, इसका जो हुआ था इवेंट ऑब्जर्व किया था अप्रैल 25 में, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये एलिमिनेशन के थ्रू सोचा जा सकता है, पोषण के ऊपर है तो पोषण जो होगा न्यूट्रिशन के लिए तो होगा ही ना, तो बाकी तो हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन या योग के ऊपर तो मुश्किल हो सकता है ये। तो पोषण पखवाड़ा है जो है बी बी है इसका आंसर। ISRO's module re-entered the atmosphere and impacted the Indian Ocean on April 4, 2025. Name the module. तो आंसर है पोएम 4, POEM 4। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले साल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा गया था ये। 68th क्वेश्चन, आरआरबीज के ऊपर है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव के अंदर कितने मर्जर्स हुए थे। तो जितने भी बैंक के मर्जर्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस, कब बैंक में कौन सा मर्जर हुआ था, कब कौन सा बैंक नेशनलाइज हुआ था, कितने बैंक्स कौन से में मर्जर हुए, ये काफ़ी थीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे पीसीएस एग्जाम्स के लिए, ये ज़रूर देखिएगा आप। इसका आंसर है सी, 26। 69 question. A key focus of Viksit Bharat Yatra is to disseminate information and facilitate access to which of the following areas. तो अब ये विकसित भारत यात्रा है, तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए तो मुश्किल ही हो सकती है, एनवायरनमेंट। इसका आंसर है सी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में जो है नॉलेज देने की इसकी वो है। ये स्कीम्स का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 70th क्वेश्चन, which of the following statements about causes of biodiversity loss is slash are correct? कि व्हेन इसका क्वेश्चन नंबर 3 गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि व्हेन अ स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये गलत है, क्योंकि एक कोई स्पीशी अगर हो जाती है उसे मतलब तो दूसरी स्पीशी जो उस पर डिपेंडेंट होती है उसमें भी ये दिक्कतें आती हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। अगर कीड़ा है ही नहीं खाने के लिए तो चिड़िया क्या खाएगी, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो 70th क्वेश्चन का आंसर है सी। 71st question, transformation of normal cells into cancerous cell, cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical or biological agents which are called as, तो इसका आंसर है कार्सिनोजेंस।
तो कार्सिनोजेंस काफ़ी ज़्यादा जैसे न्यूज़ में भी रहते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं, उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं। 72nd क्वेश्चन है, which historic site in Jamaica faced threats from coastal erosion and storm surges, prompting UNESCO to launch a conservation project in early 2025? ये बहुत न्यूज़ में आता है यार। इसका आंसर है रॉयल पोर्ट नेवल हॉस्पिटल। तो ये जमैका में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, और न्यूज़ वाले तो आपको सब कुछ पढ़ना है ही, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पर ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उसके इफेक्ट और उससे उसने उसके लिए कुछ ऑर्गेना कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 73rd, which Singapore based student won breakthrough junior challenge award in April 2025 for the work in मैकेनोजेनेटिक सेल्यूलर इंजीनियरिंग? इसका आंसर है जैस्मिन अयाल। तो ये सिंगापुर की एक इंजीनियर है, ये काफ़ी न्यूज़ में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स के मेंबर, अब ये क्योंकि अभी रिसेंटली नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स एक ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है फिफ्थ, इसमें सारे के सारे जितने भी थे सारे मेंबर्स हैं। In January 2025, the UN High Commissioner for Human Rights appealed for how much funding to support human rights worldwide? इसका आंसर है 500 मिलियन। तो सी है इसका आंसर। What is the objective of DigiLocker? तो DigiLocker schemes का पार्ट है, provide cloud storage for personal documents। सिंपल क्वेश्चन है। 77th question. UN has designated the year 2025 as the international year of which scientific field? तो जितने भी ईयर्स डेजिग्नेट किए जाते हैं यूएन के द्वारा, जितने भी यूएन, यूनेस्को, काफ़ी सारे जो होते हैं, इन पे फोकस डालने के लिए ईयर्स को डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसका आंसर है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Which of the following technologies is used to create personalized medicine based on patient's genetic makeup? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसका आंसर है क्रिस्पर टेक्निक, CRISPR। तो ये एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप करी थी कुछ साल पहले। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। 79th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी? अब ये उत्तराखंड स्पेसिफिक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें ये पढ़ने की बात है कि इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी था यहाँ पे, ये बोल्ड में नहीं लिखते हैं ये लोग। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट समुद्रयान प्रोजेक्ट, तो समुद्रयान मिशन में इसका काम नहीं है, कि ये सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है। तो नैनो मिशन, क्वांटम रिसर्च और सेमीकंडक्टर्स को फोकस करेगी। समुद्रयान तो अंडर वाटर एक सबमरीन भेजने का प्लान है, वो अलग चीज़ है। प्रोब, सॉरी, नॉट सबमरीन, प्रोब। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इवेंट सूर्य देव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी और उत्तराखंड गवर्नमेंट? तो उत्तराखंड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसे एलिमिनेशन से किया जाता है कि 210 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड साइकिलिंग तो कहीं पे भी नहीं होती। 210 किलोमीटर साइकिल चलाना एक हरक्यूलियन टास्क है, पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, खासकर हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो ये इसलिए आप एलिमिनेशन से इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जनवरी 2025? तो इंपॉर्टेंट बुक्स जो होती हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं, मेजर बायोग्राफीज जो भी रिलीज करी गई हैं, खासकर अगर उसी वक्त रिलीज करी गई हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पोप फ्रांसिस जो अब नहीं रहे, पर उस वक्त तक वो थे, तो उसका आंसर है बी, होप। विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025? इसका आंसर है बी, सार्क समिट। तो जितनी भी प्राइम मिनिस्टर जितनी भी मीटिंग्स या जितनी भी समिट्स को अटेंड करते हैं, उनके बारे में, उनका इवेंट, उनमें क्या क्या मेजर अगर कुछ इंडिया ने करा है उसके साथ, तो वो ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट? देखिए फिर से इंस्टीट्यूशन वाले क्वेश्चन जो है फिर से आ गया। तो इसका आंसर है डी, डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज हल्द्वानी में लोकेटेड नहीं है, ये भीमताल में लोकेटेड है। तो इसका आंसर है डी, गलत है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट फेस्टिवल्स एंड एग्जीबिशंस एंड एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड? तो ये इसका जो डी है, ये इनकरेक्टली मैच था, ये देहरादून में नहीं कंडक्ट कराया गया था, इंडो हिमालयन एक्सपो। 85, after the successful completion of 38th national games, India is preparing to host Olympics in which year?
अब ये भी एलिमिनेशन से किया जा सकता था क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 26 और 40 तो है, बहुत दूर हो जाता, 26 जो हो जाता है तो बहुत ही पास में है, ये तो होस्ट कर ही नहीं सकता। तो इंडिया 2036 के ही जो वो ओलंपिक्स हैं उनको होस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अब तो हमें मिल भी चुकी है उसके लिए एक जो है सूरत में, गुजरात में कराए जाएंगे ये। Which of the following books is not written by पुष्पेश पंत, a noted author of उत्तराखंड? अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली है, क्योंकि पुष्पेश पंत जो है वो जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, और होते हैं तो उत्तराखंड के वो, बट उनके सारे बुक्स पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं था। तो इसका आंसर है सी, हिमालय की बर्फ, ये इनकी बुक नहीं है, बाकी सारी उन्हीं की लिखी हुई बुक्स हैं। ये आप स्किप कर सकते थे क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पता है तो ठीक है, वरना नहीं किया जा सकता कैसे। 87 क्वेश्चन, वेयर वाज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 30th नेशनल गेम्स हेल्ड? तो 30th नेशनल गेम्स क्योंकि उत्तराखंड में हुए थे, तो इसके बारे में सबने काफ़ी ज़्यादा पढ़ना था ही था, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। 88th क्वेश्चन, सिल्कियारा टनल स्पैनिंग डैश इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री अबव 20 किलोमीटर्स? इसका आंसर है सी, 4.531 किलोमीटर्स। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, क्योंकि सिलक्यारा टनल उत्तराखंड की थी, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी और काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तो इसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और हर मैगजीन्स में, हर उसमें कवर्ड था ये क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी साइट्स हैं उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका आंसर है डी। तो ए और डी, काजीरंगा तो है ही नहीं, ये एलिमिनेशन से भी वैसे किया जा सकता है, क्योंकि काजीरंगा सबको पता है आसाम में है। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया ये जो है ये भी यहाँ पे नहीं है, ये बाहर है, दार्जिलिंग साइड में है ये, तो ये वहाँ पे ही है। ए और डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्मश्री फॉर सोशल वर्क? अब इसमें सिर्फ ये उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके नाम याद रखने थे, तो राधा रहीन भट्ट जो थी उनको मिला था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अब ये जो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसमें जो थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी गई हैं वो है सबसे पहले अशोक, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनके जो स्कल्पचर्स हैं, उनकी नॉट स्कल्पचर सॉरी, जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिली गई हैं, जितने भी उनके इंस्क्रिप्शंस मिले गए हैं, वो कहाँ-कहाँ पे हैं, उन्होंने कौन-सी मेजर उनके जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स थे वो, पोस्ट मॉडर्न एज के में थोड़ा बहुत भी पूछा जाता है, कौन से इन्वेजन्स, कौन से कॉइन्स कहाँ से हुए थे। फिर बुक्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें अगर कोई है तो वो है एक तो बुक्स, और कौन-सी किसने क्या-क्या डिपार्टमेंट्स या फिर कौन से चेंजेस करे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि ये सेपरेट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन मेडिवल से पूछा गया है। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि समझ में भी आ जाए। 91st क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंसिरा एंड शहबाज गढ़ी आर इन प्राकृत एंड इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, तो दोनों सही हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, बेसिक्स का। क्वेश्चन नंबर 92, अब ये बायोग्राफीज हैं और ऑथर्स का नाम लिख रखा है। अब ये थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी फेमस ऑथर्स तो हैं, पर इनकी ये बुक्स जो है थोड़ी सी अननोन वाली बुक्स पूछी गई हैं, कि कुमार पाल चरित्र जो है वो कम पढ़ी गई बुक है। तो इसका आंसर है सी, ए3। तो इसमें आप ये तो एलिमिनेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पता ही है कि ए जो होगी रामचरित्र जो है वो सांध्य करुणानिधि जो है उन्होंने लिखी है। ये वाली जो रामचरित्र की बुक है ये इनकी लिखी हुई है। और आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हो कि क्योंकि विक्रम देव चरित्र जो है वो, ये जो बुक है वो लिखी गई है बिल्हान के द्वारा। अगर आप जानते हो, नहीं सॉरी, हाँ बिल्हान के द्वारा, तो अगर आप जानते हो तो इसको आराम से किया जा सकता था। 93rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय अमीर खुसरो? इसका आंसर है डी, ये चारों के चारों अमीर खुसरो ने ही लिखे हैं। अगेन बुक्स जो हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर हैं अमीर खुसरो मेडिवल टाइम्स के। 94th क्वेश्चन, हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर? इसका आंसर है बी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं किसने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे हैं, तो कुछ कुछ रूलर्स ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे मेडिवल टाइम्स में और एंशियंट में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसे चिराग मिडिवल का ही है, कि चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है? इसका आंसर नसीरुद्दीन मोहम्मद। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा थीमेटिक तो नहीं है, अगर आप जानते हो तो कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। Question number 96, which of the following events, arrange the following events in a chronological order?
अब ये क्वेश्चन जो है मैं सिंपल कहूँगा, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत, घग्गर, खंदेरी और चांदबा जो है, चंदेरी और खानवा जो है, सॉरी जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं हिस्ट्री की। इसका आंसर है सी, 1, 2, 4 एंड 3। तो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो आप ये क्वेश्चन तो ये तो सबसे पहले रख ही सकते हो, पर सभी में ऑप्शन वही है। जो सेकंड बैटल है, आप उससे एलिमिनेट कर सकते थे 2 क्वेश्चन, क्योंकि जो बैटल ऑफ घग्गर है, काफ़ी बाद में हुई थी, तो ये तो एंड में आएगी ही आएगी। तो इससे आप 3 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते थे, आंसर हो जाता है सी। अगेन पेंटर्स आ गए, अब एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ-साथ जितने भी उनके यहाँ पे कोर्ट्स में आर्टिसान्स रहते थे या पोएट्स रहते थे, उनके वर्क, उनका जितना भी वर्क हुआ था, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एंशिएंट से और मिडिवल से इनकी थीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पूछी जाती हैं। और तो फेमस पेंटिंग्स कौन-कौन थे जहांगीर के कोर्ट में? इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। तो मनोहर जो थे उनके कोर्ट के पेंटर फेमस नहीं थे। 98th क्वेश्चन ऑल्दो ड्रॉप हो चुका है, पर एक बार देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट। तो ट्रेड यूनियन से जितनी भी होती है ना क्वेश्चंस, ये हर साल पूछे ही जाती हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन का जितना भी पार्ट रहा है या फिर जो वर्कर्स का जो स्ट्रगल है, उससे कहीं ना कहीं देखा गया कि क्वेश्चंस जो है वो थीमेटिकली पूछे जाते हैं इनमें। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1920, लाला लाजपत राय वाज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका टिपिकल है, क्योंकि इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और थोड़ा सा उनको सेक्रेटरी का भी रोल था, तो ये वाला थोड़ा सा इसलिए इन लोगों ने इसको हटा दिया है, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। 99th क्वेश्चन, which of the following Ved is divided into two branches as Krishna and Shukla? तो इसका आंसर है सी, यजुर्वेद। तो एंशियंट स्क्रिप्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, मिडिवल स्क्रिप्चर्स, मॉडर्न स्क्रिप्चर्स और एंशियंट स्क्रिप्चर्स। एंशियंट में भी एंशियंट हिस्ट्री, जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो पोस्ट मॉडर्न एज है, जो पोस्ट जो एज होती है, तो वो वाली एज के भी जितने भी हैं, सारे के सारे वेद, उपनिषद, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Which ancient city was known as Polybrutha in Greek text? तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। आप थोड़ा सा अगर इसमें लॉजिक लगाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी भी पाटलिपुत्र ही थी उस वक्त की। और इसको अगर आप थोड़ा सा लॉजिक करना है तो पी पी से अगर आप दें, तो ऑल्दो ये दो भी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट पाटलिपुत्र थी। अगर आप जानते हैं थोड़ा सा लॉजिक इसमें ये लगाया जा सकता था, ये वाला। 101st question, who was appointed the chairman of National Planning Committee by Indian National Congress in 1938? मॉडर्न हिस्ट्री का अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। जितनी भी कांग्रेस की जितनी भी कमिटीज हुई थी, जितनी भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मीटिंग्स हुई थी, उनके प्रेसिडेंट के वक्त में क्या क्या काम हुआ, और जो जो मेजर डेट्स हैं, जो जो मेजर पोस्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के वक्त की, जो जो प्लान्स जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, जो जो कि स्पेक्ट्रम के एंड में देखा जाता है, वो सब इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए। तो चेयरमैन कौन थे नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको उन्होंने 1938 में करा था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 102nd क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब किया था? तो 16 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर किया था डायरेक्ट एक्शन डे, आज़ादी के लिए उनकी या फिर पार्टीशन के लिए उनके। ये बुक है द इंडियन मुसलमान्स, ये किसने लिखी है? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की लिखी हुई बुक है। अब ये कहीं की भी आप कह सकते हो, ये तो थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, ऑल द बुक से ही रिलेटेड है और थोड़ा सा अनकॉमन है। अगर जानते हैं तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। 104 क्वेश्चन, द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बॉम्बे was started by whom? अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं काफ़ी सिंपल ही कहूँगा, क्योंकि परमहंस मंडली का था ये। क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसको। When was Sergeant Plan of Education started? ये 1944 में हुआ था। एजुकेशन के जितने भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थी या फिर मेजर जो भी कंट्रीब्यूटर्स थे, उन सबको पढ़ना ज़रूरी है। 106, अभी थोड़ा सा उत्तराखंड स्पेसिफिक आने लग गया है। तो ये उत्तराखंड स्पेसिफिक में गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन, उनके टैक्सेस, क्योंकि गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और काफ़ी इन डेप्थ था, तो उसको पढ़ना, उससे पहले जितने भी मेजर डायनेस्टीज थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन, द जज वॉज कॉल्ड विचारी, the other judicial workers were called Sabha. For the prompt justice, the officer appointed was called Divya. तो इसका आंसर है 1 एंड 2। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। ओके, 107th, सोमचांद अपॉइंटेड 4 फोर्ट गार्ड्स, कार्की, बोरा, तरागी और चौधरी।
ऑल द अबव वाज कॉल्ड एज चर आल। इसका आंसर है सी। ये थोड़ा सा इन डेप्थ है, हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, वरना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको गूगली लगता है तो स्किप कर सकते थे। 108th, what were the duties of Kamin in Uttarakhand during the colonial period? Collection of revenue from assigned villages, managing water supply, gathering food from forests और arranging marriages। तो इसका आंसर है ए। ये उसके ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसके टर्मिनोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 की रिवोल्ट से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, तो इसको पढ़ना वो खाली है। 110 question, which of the following commissions are related to famine in British India? अब ये फैमिन के ऊपर कमीशंस हो या एजुकेशन के ऊपर कमीशंस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कमीशंस हो, तो ब्रिटिश वक्त में जब भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कमीशंस बनी थी उन सब के नाम और उन सब का मैंडेट क्या था, उन्होंने क्या काम करना था, किस चीज के बारे में करना था, ये जानना जरूरी है। इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। ये तो हंटर कमीशन तो इसके लिए बनी नहीं थी, वो तो जलियांवाला बाग के लिए बनी थी। और हंटर कमीशन और हंटर कमेटी दो हैं, इनके बीच में आप दो ना उसका वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। एक एजुकेशन के लिए बनी थी और एक उसके लिए बनी थी। तो हंटर कमीशन जो थी, सॉरी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे कौन से वाली किसके लिए बनी थी, हंटर कमीशन क्या उसके लिए थी या उसके लिए थी। इसका आंसर ऑल द 1, 2 एंड 3 है। हु एस्टैब्लिश गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकरणी सभा। अब उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स कौन कौन सी हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी थे राजा उनके उनके राजाओं के वक्त में क्या क्या काम हुए थे, विच वर द वर्क दैट वर डन बाय मेजर द रूलर्स, उनके टाइमलाइंस। और मॉडर्न मॉडर्न उत्तराखंड हिस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जितनी भी उन्होंने न्यूज़पेपर्स बनाए थे, उनकी समिट्स कहाँ कहाँ पे हुई थी, और उनके क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, उन्होंने क्या क्या नेशनल इंसिडेंट्स में पार्ट लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, सेम क्वेश्चन हर साल आते हैं, थीम तो सेम ही आती है। गढ़वाल यूनियन और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो तारादत्त गैरोला पे हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है घुमा फिरा के। 112th क्वेश्चन, बाय विच नेम चाइनीज टेलर हुएनसांग एड्रेस द कुमाऊं रीजन। तो इसका आंसर है बी, ब्रह्मपुर। तो ये लिखा हुआ है काफी सारा नोट्स में, तो आप ये उसमें देख सकते हैं, नोट्स में भी, और बाकी आप बीएस नेगी में भी देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 113, हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून। अब इंटरनेशनल जो नेशनल जो चल रहा था, नेशनल मूवमेंट उस वक्त, उसका उत्तराखंड में क्या पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन तारादत्त गैरोला, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सत्यादेव, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। इसका आंसर है सी, स्वामी विचारानंद सरस्वती, उन्होंने इसको रखा था यहाँ की नींव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल इससे थीम्स में आते ही हैं। Question 114. In 1918, at which place Bhadradatta Pandey met with Mahatma Gandhi and informed him about a कुली बेगार सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन बहुत गूगली था, मुझे कहीं पे भी इसका कोई सोर्स नहीं मिला ढंग से। हो सकता है किसी और को मिला हो सकता है किसी और बुक में हो, बट इसका आंसर बी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा गूगली क्वेश्चन था, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, और तो इसका आंसर है बी, कैलकाटा। ऑल्दो ये जो बद्रीदत्त पांडे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं उत्तराखंड के हिस्ट्री के, और महात्मा गांधी तो हैं ही इंटरनेशनल, कुली बेगार सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री का। तो इसमें यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था इसके लिए, बट महात्मा गांधी को उनको बारे में कहाँ बताया था ये नहीं पता है किसी को भी। इसका आंसर उन्होंने बी दिया है, बी है कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हैं जो उत्तराखंड में कभी ना कभी हुए हैं। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था इवेंचुअली, क्योंकि ये डेट्स जो थी वो कोइंसाइडिंग थी, तो ये गलत डेट्स थी, और ये इसलिए इसको, पर ये इंसिडेंट्स जो हैं चारों के चारों और इसके साथ साथ जितने और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी डेट्स भी, और उनका क्यों हुए थे वो इंसिडेंट्स, और उनके मेजर परपेट्रेटर्स कौन थे, मेजर उनमें पार्टीज कौन थी, वो पढ़ना ज़रूरी है। 116, ड्यूरिंग हुज रेन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन टिहरी प्रिंसली स्टेट। जैसे मैंने बताया कि कौन से राजा के वक्त क्या क्या हुआ, ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे हर साल क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसका आंसर है सी, प्रताप शाह। एट विच प्लेस द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड। तो कुमाऊं परिषद की जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस है वो काशीपुर में हुई थी। ये हर साल क्वेश्चन आता है कुमाऊं परिषद के ऊपर। 118, consider the following statements. Parman King Fateh Shah invited Guru Ram Rai in his kingdom. He welcomed constructions of Gurudwara at Dehradun.
ही प्रेजेंटेड फोर villages टू हिम, छायावाला, भुजानवाला, पंडितवाड़ी एंड घटानवाला। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है इसका आंसर है 1 एंड 2। अगर ये एलिमिनेशन से किया जा सकता था, क्योंकि ये दो जो पहले और दो दूसरे जो ऑप्शन है ये तो सही है ही हैं। बाकी अगर आप तीसरे वाला नहीं भी है तो आप पता ही है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। 119, in 1814 who led the English forces in Dehradun military campaign of English Gurkha war? इसका आंसर है बी, मेजर जनरल जिलिप्सी। तो ये वाला जो है गोरखा वॉर्स और ये सब, इनमें ये वाले जो थीम्स हैं इंपॉर्टेंट है। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिसोर्सेज का क्वेश्चन है। अब ये रिसोर्सेज के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं थीम्स में, और उत्तराखंड में भी और इंटरनेशनल जितने भी पीसीएस हैं इसमें भी। कौन किसका मेजर प्रोड्यूसर है, कहाँ पे इसके मेजर रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे इसके लिए मेजर एक्सपोर्ट किया जाता है, ये तीन चार जो क्वेश्चन हैं ये हर बार हर पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसका आंसर है ए, चाइना, क्योंकि चाइना रिसेंटली बना था तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। अब पहले उससे साउथ अफ्रीका था, अब चाइना हो चुका है ये। 121, द शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? अब जो शिवालिक रेंज है वो उत्तराखंड की एक मेजर पार्ट है। तो ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है कि कौन से उसके जो चीज़ हैं वो रहती हैं, क्योंकि वो किस चीज़ से कंपोज्ड है प्राइमरीली, ये पढ़ना था। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, क्योंकि वो रिसेंटली बनाई गई थी, शिवालिक रेंज बनी है, सबसे लेटेस्ट है हिमालयाज का जो उसका एडिशन, तो ये इसलिए अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का है और अभी भी फॉर्मिंग ही है। इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गढ़वाल पेंटिंग स्टाइल? Shamdas and Hardas came to Srinagar in May 1658 in court of Prithviraj Shah. They got the post of तहसीलदार in the court of art loving kings of गढ़वाल। इसका आंसर है 1 and 2। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बट ब्रॉड आंसर दोनों सही हैं इसके। एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रेल? तो जनरल ट्रेल थे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे 1833 में, उन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया था? अब जनरल ट्रेल कुमाऊं के थे, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, श्रीनगर हो ही नहीं सकता और देहरादून भी नहीं हो सकता। तो ये दो ही ऑप्शंस बचते हैं, नैनीताल और अल्मोड़ा। और क्योंकि अल्मोड़ा पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते थे और वो उन्होंने भी वहाँ पे करा था, तो वहीं पे आंसर ये था इसका, अल्मोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया? अगर इन ये रिसोर्सेज का क्वेश्चन है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से कहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है बी, जामनगर। वन तारा के प्लस में ही है। 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन? तो नवशेरा। तो पोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से साल में बना था, और ये पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल होते हैं, तो ये आप एक बार देख सकते हो। अगेन सिंपल ज्योग्राफी का क्वेश्चन 126, करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है मेनलैंड इंडिया की? इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इंडिया की मेनलैंड की जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय? इसका आंसर है बी, सियाचिन। तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और फर्स्ट, ये जितने भी होते हैं इंडिया के और उत्तराखंड के, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप? अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में साल की जो होती है वो लकड़ी नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क्स? इसका आंसर है बी, यूएसए में है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी। इंडिया के साथ साथ जो वर्ल्ड की भी हैं थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती हैं, हाईएस्ट लोएस्ट ये सब जो होती हैं। ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये सारे के सारे, इंटर ये जैसे कि डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, और ये जो चार पांच क्वेश्चन हैं ये, सीक्वेंसेस ऑफ लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइट। तो इसका एक ट्रिक है, जो मेजर लेक्स हैं उत्तर अमेरिका की, होम्स उसका वो है, और उसमें लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है, तो इसमें ये एलिमिनेशन से इजीली किया जा सकता था ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर है बी। ग्रैंड कैनियन ऑफ यूएसए इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अगर आप कोई जानते हैं तो कोलोराडो रिवर है, जो ग्रैंड कैनियन जो है वहाँ पे, येलोस्टोन नेशनल पार्क, वहाँ पे ये ग्रैंड कैनियन जो है ये वहाँ पे फॉर्म्ड है, उसी के लिए रिवर है। तो इंटरनेशनल ज्योग्राफी, इंटरनेशनल का भी पार्ट थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी का आता है इसमें।
अब ये आ गया, एक प्लैनेट का क्वेश्चन भी था इसमें ज्योग्राफी का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो ये बेसिक है, आप इसे अरिहंत से या फिर लूसेंट से पढ़ सकते हो। इसका आंसर है सी। According to the Köppen classification, the AMW classification is found predominantly in which part? ये एक तरीके से कहूँगा ना, ये फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के। एक बार पढ़ लो कोपन क्लासिफिकेशन, MW, AW कहाँ पे है, AS। और इनके ना बड़ी मतलब जैसे सिंपल सी थीम्स भी हैं, ए किससे होता है, वो होता है। मैं ज्योग्राफी जब कराऊंगा इस चैनल पे, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा कोपन क्लासिफिकेशन। मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा ताकि इजीली हर लोग कर पाएं। ये कंटेंट आपको मिलेगा इसमें, तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में इसमें मिलेगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो, ताकि मेरे को पता चले आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो पहले चाहिए। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, इसका आंसर है W.G. रोजन। तो इन्होंने टर्म करी थी, ये टर्म टर्म को कॉइन करा था। 135 क्वेश्चन। अभी विंड्स के ऊपर क्वेश्चन है, विंड्स के ऊपर क्वेश्चन, ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, नाम उनके अलग अलग जगहों पे। ये थीम है उत्तराखंड में भी और बाकी PCS में भी। आप ये जरूर